हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज की नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज हमने लास्ट वीडियो में मैंने डाला था परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, एनी एक्सपेंसेस पेड, एनी इनकम रिसीव। ठीक है, वहां तक सब कर चुके थे। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बैंक अकाउंट से रिलेटेड। लाइक सपोज करो डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक। सबसे पहले बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज अ पर्सनल और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज एन एसेट। क्लियर? तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो बच्चा बैंक अकाउंट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज अ पर्सनल अकाउंट और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज एन एसेट। अब अभी तक लास्ट में लास्ट वाली वीडियो में मैंने डाला था लाइक परचेज गुड्स, कि गुड्स परचेज करें। ठीक है, सोल्ड गुड्स बेचे, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस पे करे, कोई भी इनकम रिसीव करे। कुछ भी मैंने चेक के थ्रू नहीं कराया था, सब कुछ कैश के थ्रू ही पेमेंट हुई है। तो हम देखते हैं कि हम कुछ भी पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, रिसीव कर रहे हैं तो चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब भी चेक वाला कंसेप्ट आता है दैट इज अ बैंक इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर बैंक हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें दो मैं एंट्रीज पहले कराऊंगी, लाइक डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक, डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके लिए हम बोल सकते हैं ओपन एन अकाउंट इनटू बैंक, ओपन एन अकाउंट इनटू बैंक। या मैं बोलूं कैश सेंड टू बैंक, सबका मीनिंग सेम ही है। या पेड इनटू बैंक। सपोज करो मैंने बोला मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया ₹20,000। ठीक है, सबका मीनिंग सेम है। डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक, ओपन एन अकाउंट इनटू बैंक, कैश सेंड टू बैंक या पेड इनटू बैंक। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? हु इज द रिसीवर, किसने रिसीव किया? मेरे बैंक अकाउंट में मैंने जमा कराया पैसा। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर बैंक, मेरे पास से क्या गया? कैश। क्योंकि मैंने बताया कि बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, हमारा बैंक बढ़ा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा। डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या गया? क्रेडिट। व्हाट गोज आउट? टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज अ पर्सनल, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच कैश इज अ रियल। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बोथ आर एसेट्स, बट हमारा इन द केस ऑफ बैंक asset will increase, in the case of as cash asset will decrease। मॉडर्न अप्रोच याद है, asset का बैलेंस क्या था? डेबिट। जब भी वो इंक्रीज होगा डेबिट, और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन है विड्रू मनी फ्रॉम बैंक या विड्रू फ्रॉम बैंक। सपोज करो 5,000 मैंने बैंक से निकाला या ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो मेरे पास क्या आया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनती है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश। किसने दिया? बैंक ने, मेरे अकाउंट में से ही दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। Who is the giver? Bank, because bank is a personal account. ठीक है, according to traditional approach, real cash account is always real, or bank is always personal. Both are assets, but in this case asset increase, in this case बैंक के केस में asset will decrease. क्लियर है? ये हालांकि मैं तुम्हें कैश बुक में करा चुकी हूँ, कैश बुक हमने पहले कर चुके हैं। डबल कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री याद है कि एक ही ट्रांजैक्शन जो दोनों को इफेक्ट करती है, बैंक और कैश दोनों इफेक्ट बैलेंस को। अगर इफ बैंक इज इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, इफ कैश इज इंक्रीज देन बैंक डिक्रीज। तो बोथ आर आल्सो कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्लियर?
तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और इट इज ऑल्सो एन एसेट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. दो ट्रांजेक्शन करी, डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक एंड विड्रू मनी फ्रॉम बैंक या ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. नोट डाउन करो इसको. अब हम करेंगे लाइक परचेज गुड्स बाय चेक या सोल्ड मशीनरी बाय चेक या एनी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक या एनी इनकम रिसीव बाय चेक या चेक रिसीव फ्रॉम रोहित, चेक पेड टू एनी पर्सन लाइक क्रेडिटर को किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करा या चेक रिसीव किया किसी डेटर से, तो उसकी एंट्रीज करेंगे. जब भी हम चेक के थ्रू पे करेंगे तो हमारे बिहाफ पे देने वाला बैंक. क्लियर. और जब भी हम चेक के थ्रू रिसीव करेंगे तो मेरे बिहाफ पे लेने वाला बैंक. व्हेन वी रिसीव चेक बैंक अकाउंट डेबिटेड. और इसका हम डिटेल्ड कैश बुक में कर चुके हैं कि अगर आज चेक रिसीव किया है सेम डे डिपॉजिट तो डेबिट द रिसीवर बैंक. और अगर हमने आज चेक रिसीव किया अनदर डे डिपॉजिट तो जिस दिन चेक आता है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. चलो देखो, सबसे पहले मैंने बोला चेक रिसीव फ्रॉम अमन. अमन से 10,000 का मैंने चेक रिसीव किया. हम जर्नल एंट्री के केस में अब नथिंग इज गिवन की डिपॉजिट कब कराए, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेम डे डिपॉजिट. कैश बुक में भी हमने सेम करा था. इफ नथिंग इज गिवन कि चेक विच इज रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड ऑन विच डेट, then it is considered that it is deposited on the same day. अगर मैंने बोला मुझे चेक आया तो चेक की घर में कोई वैल्यू नहीं है, वो क्लियर कहाँ होगा, बैंक में. तो मैंने बोला चेक मुझे आया. अगर मैं इसको समझाने के लिए एंट्री बनाऊं तो मैं बोलूंगी डेबिट व्हाट कम्स इन. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन. क्रेडिट द गिवर टू अमन. ये तो चेक आने की एंट्री करी. ठीक है. अब फिर मैंने बोला this check is deposited into bank, then entry is debit the receiver, bank account debit, credit what goes out to check in hand. अगर सेम डेट होती है, इफ सेम डेट जिस दिन चेक आया उसी दिन मैंने डिपॉजिट कराया. क्लियर है. तो हमारा क्या एंट्री डिडक्ट मतलब कट कर आपस में एक कंबाइंड एंट्री बन जाती है. दैट इज डेबिट द रिसीवर. जब भी हमें चेक आया तो लेने वाला बैंक और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन, अमन. क्लियर. बोथ आर पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच. और बैंक इज एसेट, एसेट इंक्रीज. और जो अमन जिससे चेक आया, अमन कौन है मेरा, डेटर. पैसा किससे आता है, जिससे पैसा लेना है. दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर फॉर अस. तो यहां पर क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही. क्लियर है. तो कंबाइंड एंट्री बनती है ये. वह इसके पीछे वाली एंट्रीज ये है कि चेक आया, डेबिट व्हाट कम्स इन चेक इन हैंड, क्रेडिट द गिवर टू अमन. और जब चेक डिपॉजिट कराया सेम डे तो बैंक टू चेक इन हैंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमारी एंट्री कट कर क्या बन गई, डेबिट द रिसीवर बैंक, क्रेडिट द गिवर टू अमन. और ये एंट्री तभी हमारा हम काटते हैं डेबिट. और देखो चेक इन हैंड डेबिट हुआ, सेम डे डिपॉजिट कराया, चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ, तो कैंसिल हो गया ना वो. तो ये तभी हम कर सकते हैं कंबाइंड एंट्री जब हमारी सेम डेट सेम अमाउंट. क्लियर. ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो हमारा कट की एंट्री बन गई. तो जर्नल एंट्री के केस में हमने क्या मान के चलना है, जब भी चेक आया नथिंग इज गिवन कि कब डिपॉजिट कराया, दैट इज सेम डे डिपॉजिट. तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर बैंक, क्रेडिट द गिवर टू अमन. क्लियर है बेटा. ये जब प्रॉपर हमने कर रखा है कैश बुक में. देखो ऐसे मैं बोलूं चेक पेड टू, किसी को मैंने चेक पे करा है, तो हु इज अ रिसीवर, दैट पर्सन. ही और शी इज क्रेडिटर फॉर अस, जिसको मैंने पेमेंट करना है. और किसने मेरे भी हाफ पे दिया, मेरे अकाउंट से, बैंक. लाइक मैंने बोला चेक पेड टू राजन. राजन को मैंने चेक पे किया सपोज 8,000.
तो डेबिट द चेक मैंने पे किया राजन को, तो हु इज द रिसीवर? राजन। डेबिट द रिसीवर, राजन डेबिट। क्रेडिट द गिवर टू बैंक, मतलब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा। बोथ आर पर्सनल, बट यहां पर राजन मेरा क्या है? लायबिलिटी, और वो डिक्रीज हो रही है। कैसे? क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर इज लायबिलिटी, और बैंक इज एसेट, एसेट इज ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर? इसी के बेस पे तुम बना सकते हो चेक पेड बाय अतुल। अतुल ने चेक पे किया, अगर अतुल ने पे किया तो हमने रिसीव किया, मतलब मेरे भी हाफ पर रिसीवर बैंक, और क्रेडिट द गिवर टू अतुल। ऐसे चेक रिसीव बाय राजन, रिसीव बाय, तो उसके द्वारा रिसीव किया गया, तो हु इज द रिसीवर? राजन, गिवर बैंक, मेरे भी। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बोल देती पेड टू राजन, तो व्हाट इज पेड? क्या पे किया? कैश। जब तक चेक स्पेसिफाई नहीं हो तब तक हमने बैंक से नहीं करना। ऐसे मैं बोल लूं परचेज गुड्स बाय चेक, गुड्स परचेज करे चेक के थ्रू। याद है गुड्स परचेज करा, तो गुड्स परचेज करना हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, पेमेंट कैसे हुई है? बैंक के थ्रू, चेक दिया। तो इट इज अ नॉमिनल, इट इज अ पर्सनल। क्लियर? और एज एन मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज, परचेज, और बैंक इज एसेट, इट इज डिक्रीज। ऐसे मैं बोलूं कोई एसेट सोल्ड करिए, सोल्ड बिल्डिंग बाय चेक। अगर मैं बोल दूं सोल्ड बिल्डिंग, इट इज अ कैश सेल। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल्डिंग। क्लियर? बट मैंने लिखा सोल्ड बिल्डिंग बाय चेक। स्पेसिफाई है ना कि चेक के थ्रू सेल करा है, मतलब चेक आया, बट चेक आया लेने वाला कौन? बैंक। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, क्या गई? बिल्डिंग। यहाँ पे हम सेल्स नहीं लिख सकते, बिकॉज एसेट सेल के लिए या एसेट परचेज के लिए एसेट का नाम होता है। गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड के लिए हम परचेज डेबिट और सेल क्रेडिट करते हैं, बिकॉज गुड्स परचेज करना एक्सपेंस है और गुड्स सोल्ड करना हमारे रेवेन्यू इनकम्स है। पर कोई एसेट खरीदना या एसेट बेचना वो हमारी एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इट इज पर्सनल, इट इज रियल, एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है बैंक में, और हमारा बिल्डिंग जा रही है तो एसेट डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम, कोई भी एक्सपेंसेस पे करें चेक के थ्रू। अगर मैं बोलूं पेड रेंट, तो इट इज पेड इन कैश। लाइक मैंने बोला रेंट पेड, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। और अगर मैं बोल दूं पेड रेंट बाय चेक, स्पेसिफाइड है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। पेड रेंट बाय चेक, स्पेसिफाई कर दिया ना बाय चेक, तो क्या होगा? पे करना एक्सपेंसेस हमारा, रेंट पे करा तो एक्सपेंसेस ही है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। मेरे भी हाफ पे पेमेंट किसने करी? मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है। क्लियर? तो ये नॉमिनल, रेंट, और इट इज पर्सनल, और इसमें हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक में हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। ऐसे मैं बोलूं कोई भी इनकम रिसीव करी, मैं बोलूं कमीशन रिसीव, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू कमीशन। अगर मैं बोल दूं रिसीव कमीशन बाय चेक, तो चेक के थ्रू कमीशन आई है, तो हु इज द रिसीवर ऑन माय बिहाफ? बैंक। किस लिए चेक आया? कमीशन के लिए। रिसीव्ड
कमीशन बाय चेक। तो जब भी चेक आएगा मेरे भी हाफ पे रिसीवर कौन है? बैंक। कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड ड्यू। कमीशन रिसीव करना इनकम है, टू कमीशन अकाउंट। तो इट इज पर्सनल, इट इज नॉमिनल। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच असेट इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। याद है 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। क्लियर? एसेट और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट। किसी भी चीज को इंक्रीज करना है सेम बैलेंस, डिक्रीज करना है अपोजिट बैलेंस। ये बेसिक चीजें करा रही हूँ, प्रॉपर जर्नल एंट्री विद द बेस। क्लियर है? मीन्स ट्रांजेक्शन समझोगे कोई भी एंट्री खुद बना पाओगे, अगर रट्टा लगाओगे कोई भी एंट्री कभी खुद नहीं बना पाओगे। ठीक है? तो ये हमने करा बैंक से रिलेटेड। आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में, जर्नल एंट्रीज में, जो हमने सेकेंड चैप्टर बेसिक टर्म्स की थी। याद है टर्म्स? उसी से रिलेटेड मैंने कहा था जर्नल एंट्री में वो प्रॉपर यूज होंगी, टर्म्स का मीनिंग समझ आता है और उसको हम कैसे जर्नलाइज में यूज करेंगे वो अब सब धीरे 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 सब चलेगा। देखो अब मैं फर्स्ट टर्म जैसे लेती हूँ कैपिटल। कैपिटल याद था क्या था? कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? इट इज द अमाउंट, इनिशियल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, ऑनर, प्रोप्राइटर। अब मैंने कहा बिजनेस शुरू करा, बिजनेस शुरू करा है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, हम एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ना। तो मैंने बोला सपोज राहुल कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सपोज 2 लाख। ठीक है? अब हमने बोला कि राहुल ने बिजनेस शुरू करा कैश से, तो हु इज अ राहुल? राहुल इज अ प्रोप्राइटर, ऑनर ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? बिजनेस में क्या आया? कैश। किसने लगाया? राहुल ने, बट दैट इज अ कैपिटल। राहुल इज नॉट अ डेटर और क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, राहुल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी है फॉर द बिजनेस टूवर्ड्स ओनली फॉर द कैपिटल। क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन। याद है मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। लायबिलिटी है बिजनेस टूवर्ड्स बिजनेसमैन फॉर द कैपिटल which is invested into the business. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आया? कैश। कितना आया? 2 लाख। क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर हम राहुल नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना है? टू कैपिटल। या हम लिख सकते हैं राहुल्स कैपिटल, खाली राहुल लिखना गलत है। ये भी 2 लाख। ठीक है? इट इज अ कैश इज अ रियल और कैपिटल इज अ पर्सनल, क्योंकि ये लगाने वाला कौन है? राहुल। राहुल इज अ पर्सन। ठीक है? और इसमें हमारा क्या हो रहा है? असेट इंक्रीज हो रहा है और इधर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है? अब सेकंड में ऐसे ही बोलूं, मैंने याद है बताया था कि कैपिटल सिर्फ कैश फॉर्म में नहीं होती है, डिपेंड ऑन द बिजनेस। कैपिटल कैश फॉर्म में भी हो सकती है, कैश प्लस गुड्स प्लस एनी एसेट। तो अब मैं वही कराने जा रही हूँ। लाइक मैंने बोला राजन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सपोज 5 लाख। उसने कैश लगाया 5 लाख, गुड्स रुपीज 1 लाख एंड मशीनरी एसेट भी लगा दी, सपोज करो 2 लाख। क्लियर? तो बिजनेस के अंदर उसने कैश भी लगाया, गुड्स भी लगाए, मशीनरी भी लगाई। तो गुड्स हो सकता है खरीद के लगाए हैं या अपने स्टॉक से लगा दिए। तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या क्या आया? बिजनेस में कैश आया। कितना कैश आया? 5 लाख। गुड्स आए
गुड्स लिखो, स्टॉक लिखो, परचेजेस लिखो। पर जब हम परचेज लिखेंगे तो हमारा लग जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना? 1 लाख। और डेबिट व्हाट कम्स इन? मशीनरी। तो देखो डेबिट में हमारे 3 हो गए। और क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? राजन। बट हम यहाँ पे क्या है, वन बिजनेस ने शुरू करा है, इट इज अ कैपिटल। तो टू कैपिटल, कितना कैपिटल? देखो 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो ये हमारा तीनों क्या है? रियल। और ये क्या है? पर्सनल। अब मैं बार बार बता रही हूँ, अगर परचेज लिखेंगे तो नॉमिनल बन जाएगा, ठीक है। स्टॉक वगैरह लिखेंगे तो दैट इज उसने अपने स्टॉक गुड्स लगाए तो वो सेट एसेट इंक्रीज, और इधर कैपिटल इंक्रीज। क्लियर? ये हमारी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट टर्म करा रही हूं मैं ड्रॉइंग्स। जो जो टर्म्स पढ़ाई थी उनकी अब हम जर्नलाइज कर रहे हैं। तो पहला हमने आज किया बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सेकंड हमने किया कैपिटल, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ड्रॉइंग्स। बेटा ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब एक प्रोप्राइटर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स लेके जाए या बिजनेस के में से पैसा निकाल के ले जाए पर्सनल यूज के लिए, दैट टर्म इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक टर्म बता दिया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज हु इज द रिसीवर? पर्सन है ना, बिजनेसमैन। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच क्या हो जाएगा? कैपिटल रिड्यूस हो रही है बिजनेस, जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया उसमें से वो विड्रॉ करके ले जा रहा है, तो बिजनेस की क्या रिड्यूस हो रही है? कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज द पर्सनल अकाउंट, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज अ कैपिटल, इट इज रिडक्शन इन कैपिटल। और ड्रॉइंग्स का मैं पूछूं बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जिसे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ड्रॉइंग्स का बैलेंस डेबिट। ये धीरे धीरे तुम्हें जैसे से करते जाओगे तुम्हें बैलेंसेस पता चलते जाएंगे। लाइक परचेज का बैलेंस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सेल का बैलेंस क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी असेट परचेज करी है तो डेबिट बैलेंस, कोई भी असेट सोल्ड करी है तो क्रेडिट बैलेंस, कैश रिसीव किया है तो डेबिट बैलेंस, कैश पे किया है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये तुम्हें सब धीरे धीरे सब चीजें आती चली जाएंगी जैसे तुम्हें बेसिक क्लियर होगा। तो देखो अगर मैं बोलूं ड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकाला फॉर पर्सनल यूज। सपोज करो 5000 बिजनेस से निकाले, तो एंट्रीज हम बिजनेस के पॉइंट से बना रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सन का नाम, बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते। टर्म क्या उसके लिए? ड्रॉइंग्स। तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? बिजनेस से क्या गया? कैश। तो इट इज पर्सनल, कैश इज रियल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इसमें कैपिटल रिड्यूस हो रही है और इसमें बिजनेस की एसेट रिड्यूस हो रही है, कैश जा रहा है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड पर्पज। बैंक से निकाला घर के खर्चों के लिए, हाउस होल्ड, पर्सनल यूज ही हो गया ना। इसमें भी क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? प्रोप्राइटर। बट पर्सनल यूज के लिए निकालता तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब इसमें बिजनेस के बैंक से गए तो हु इज द गिवर? बैंक, क्योंकि हमने पढ़ा ना भी पहले कि बैंक इज ऑलवेज पर्सनल। जब भी बैंक में आएगा तो रिसीवर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा,
और जब भी हम बैंक से पेमेंट करेंगे, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, चेक के थ्रू वगैरह, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो सेट डिक्रीज हो जाएगा। तो बोथ आर पर्सनल। इसमें हमारा क्या हो रहा है, ड्राइंग्स में कैपिटल रिड्यूस और बैंक में हमारा एसेट कम हो रही है, बिजनेस। क्लियर? अगर मैं ऐसे ही बोलूं, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके चला गया, प्रोप्राइटर टेक्स अवे गुड्स फॉर प्राइवेट यूज। जिस चीज का बिजनेस है, सपोज करो 3000 के गुड्स। इसमें एक पॉइंट और बताऊंगी, अगर हमें ऐसा दिया हो प्रोप्राइटर टेक अवे गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, कॉस्ट प्राइस भी दी हो, सेलिंग प्राइस भी दी हो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे जो गुड्स की कॉस्ट है सपोज 3000 है और उसका सेलिंग प्राइस है 3500, तो हम इस एंट्री को जर्नलाइज करते वक्त हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं। क्यों? अगर मैंने बोला सपोज रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, एक ट्राउजर लेके गया वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर उस ट्राउजर की कॉस्ट, खुद की कॉस्ट 3000 है, 3000, और वो उसको सेल करता है 3500 में, अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले गया तो क्या वो सेल करा उसने? नहीं, तो उसके तो कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो जब भी हमारा गुड्स गिवन टू चैरिटी, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये सब चीजें हो, या टेकन अवे गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो हमेशा इसमें कंसीडर करना है कॉस्ट प्राइस। बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, सेलिंग प्राइस लिख के आ जाते हैं। अगर दिया हो तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस से ही एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पर रूल को ध्यान देना, हमारा जो माल हमने परचेज किया था वो पर्सनल यूज के लिए लेके गए। तो हमने जो माल परचेज किया था, गुड्स परचेज किए थे, हमारा खर्चा था, एक्सपेंस था। यहाँ पे अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग समझाऊं तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि एक्सपेंस कम हो गया, कि भाई परचेजेस कम हो गए। बट यहाँ पे अगर रूल लगवाऊं तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो लग नहीं सकता, क्योंकि परचेज इज नॉट अ रियल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अब तुम सोचोगे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कैसे लगा दिया, तो यहाँ बेसिकली जो फिट पड़ता है वो बैठता है मॉडर्न अप्रोच। तो यहाँ पर हमारा होगा, ये हमारा है पर्सनल और ये हमारा है नॉमिनल, क्योंकि परचेज है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है बिजनेस की, यहाँ पर हमारे बिजनेस के एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उसमें से कुछ गुड्स वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले गए, तो परचेज ही लगाना है। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस 11th क्लास का, सेकेंड लास्ट, तो हमारा उसमें ट्रेडिंग में परचेजेस में से कम हो जाएगा, परचेजेस कम होती चली गई फॉर दिस पर्पस, कि भाई हमारा कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो विथड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड पर्पस, प्रोप्राइटर टेक्स अवे गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अगर ऐसे में बोलूं, प्रोप्राइटर परचेज लैपटॉप फॉर हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर के लिए लैपटॉप खरीदा, तो ये भी बिजनेस के पर्सनल यूज, उसका बिजनेस यूज तो नहीं है ना, पर्सनल यूज के लिए लेके गया। तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग्स, बिजनेस से क्या गया, कैश। अगर मैं बोलूं प्रोप्राइटर परचेज लैपटॉप, सिर्फ ऐसे बोल दिया, या फॉर हिज ऑफिस यूज, तो इसमें बिजनेस की एसेट बढ़ गई, डेबिट वर्ड कम्स इन लैपटॉप, क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश। अगर बोलूं प्रोप्राइटर परचेज कार फॉर हिज ओन यूज, विच इज ऑल्सो पर्सनल यूज, बिजनेस की एसेट नहीं बढ़ी, डेबिट रिसीवर ड्रॉइंग्स, बिजनेस से क्या गया, कैश, कि बिजनेस के कैश में से पैसा गया तो उसने अपनी कार खरीदी। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रोप्राइटर परचेज कार फॉर हिज ऑफिस यूज, तो एंट्री बनेगी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया बिजनेस में, क्या आई, कार, क्या गया, कैश गया। तो दोनों में डिफरेंशिएट है, बड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं पेड रेंट, तो नॉर्मल हम बोल देते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश। अगर मैं बोलूं पेड रेंट फॉर प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, पेड रेंट फॉर प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, फिर भी एंट्री कराते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी एंट्री बनती है डेबिट द रिसीवर ड्रॉइंग्स, क्योंकि प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का रेंट पे कर है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस का क्या है, वो बिजनेस प्रोप्राइटर के कैपिटल कम हो जाएगी, पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, डेबिट द रिसीवर ड्रॉइंग्स, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बिजनेस से क्या गया, कैश।
ऐसे बोलूं पेड इनकम टैक्स पे करा। अगर मैंने इनकम टैक्स पे किया, किसकी इनकम पे टैक्स पे करा? बिजनेस की ना, प्रोप्राइटर की इनकम पे। तो डेबिट रिसीवर ड्रॉइंग्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। ठीक है। अगर बोलूं पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फिर तो नॉर्मल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। अगर बोलूं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसकी? प्रोप्राइटर की। तो डेबिट रिसीवर ड्रॉइंग्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से करो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बैड डेट्स, और आज एक और करेंगे बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स बताया था तुम लोगों को मैंने टर्म। बैड डेट्स क्या होते हैं बच्चा? जब मैंने किसी से पैसा लेना है डेटर से और वो रिकवर ना हो, रिसीव ना हो, या तो पूरा ही डूब जाए, ठीक है, या कुछ पार्शियल अमाउंट डूबे, दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स इज अ लॉस फॉर बिजनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इट इज इनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, तो इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हो गया? ये नॉमिनल अकाउंट। और अब तुम मुझे खुद बता सकते हो कि नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस, तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच इट इज एक्सपेंस इंक्रीज। क्लियर? साथ में देखो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी चल रहा है, एक बार रिवाइज हो रहा है। देखो जैसे मैं बोलूं ₹5,000 due from Atul, written off as bad debts। भाई मेरे को अतुल से मिलना था, ड्यू फ्रॉम अतुल, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स मतलब उसको हमने कंसीडर कर लिया बैड डेट्स, मींस अब नहीं मिल रहा, डूब गया। क्लियर? तो क्या बनेगी स्टेट जर्नल एंट्री? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। किसने देना था? अतुल। अतुल हमारा कौन था? डेटर। अब देखो मैंने बोला 5,000 ड्यू था जो नहीं मिला, तो 5,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इट इज नॉमिनल और इट इज पर्सनल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू इसमें मॉडर्न अप्रोच एसेट डिक्रीज हो रहा है, कि अब वो हमारा डेटर नहीं रहा। क्लियर? तो पूरा का पूरा, ये तो मैंने बात कर दी, पूरा डूब गया। अगर मैं बोलूं कुछ पार्शियल डूबा, लाइक ऐसे, रोहित बिकेम इंसॉल्वेंट। अब तब याद आ गई इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, या अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपने उधारी जो है, जो उसने लिया हुआ है लोगों से, वो पे करने में कैपेबल नहीं हो। इंसॉल्वेंट, इसके लिए टर्म मैंने और बताई थी बेसिक टर्म वाली वीडियो में, बैंकक्रप्ट। ठीक है? अब मैंने बोला रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, for 60 paisa in a rupee of total debt ₹10,000। अब मेरे से पहले स्टेटमेंट का मतलब है कि रोहित ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। रोहित कहता है मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, क्या होता है जब कोई वो बंदा अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, तो जो भी उसके क्रेडिटर्स होते हैं जिसको रोहित ने देना है, वो सब उसको केस कर देते हैं कोर्ट में। ठीक है? कोर्ट क्या करती है? उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी बैंक बैलेंस वगैरह होता है, कुछ भी, ठीक है,
वो पूरा फॉरफिट जब्त कर लेती है। फिर उसको नीलामी सुना होगा तुम लोगों ने, ऑक्शनर, ठीक है, वो कराती है। फिर बोली लगती है, अकॉर्डिंग टू दिस जो भी कलेक्शन होता है उसमें, तो उनके सेटलमेंट करती है, उनको क्रेडिटर्स के, उनके क्रेडिटर्स को पे कर। तो इसलिए टर्म है रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। 60 पैसा इन अ रुपी। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो मतलब 60% मिला। मतलब एक मेरा तो फिलहाल रोहित एक डेटर है जिससे मैंने लेना था 10,000 रुपीज। उस मतलब मैं अपने बिजनेस के पॉइंट से बता रही हूँ, मुझे 60% मिला। तो देखो कितना मिला, यहाँ पे ध्यान दो जरा, 10,000 का 60%, 6,000 तो मिल गया, बाकी 4,000 नहीं मिला, बैड डेट्स हो। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 60 पैसा इन रुपी हो, 20, 25, 30, 45, कुछ भी वट एवर हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरी इसमें एंट्री क्या बनेगी? जो मुझे मिला, पैसा आया, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट 6,000। कितना नहीं आया, जो लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, क्रेडिट द गिवर, कौन था? रोहित, ठीक है। और ये चीज तुम्हें मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारा कोई जरूरी नहीं कि हर जर्नल एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट होते हैं, बट टोटल ऑफ डेबिट और जो क्रेडिट होता है वो इक्वल होता है। तो देखो ये कैश इज रियल, बैड डेट्स इज नॉमिनल और रोहित इज पर्सनल। कि 6,000 आया तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच मेरा क्या हो रही है? एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो बैड डेट्स हुआ है, लॉस एक्सपेंस बढ़ रहा है। और जो रोहित मेरा कौन था? डेटर, हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। भाई रोहित से मैंने 10,000 लेना था, 6,000 मिल गया, 4,000 क्या मान लिया? डूब गया। क्लियर है? कोई डाउट? ये बार बार बता रही हूँ कि कोई जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में 60% ही हो, कुछ भी हो सकता है परसेंटेज। क्लियर है? तो ये था बैड डेट्स। अब हम आगे करेंगे बैड डेट्स रिकवर। फर्स्ट वाले केस में क्या कराया था? पूरा डूबा। सेकेंड वाले केस में कराया कुछ डूबा। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है बेटा? डूबा हुआ पैसा मिल जाए। अगर मेरा सपोज करो ये रोहित ही है, जैसे मैंने भी ये बताया कि रोहित से 4,000 मिलने थे, मतलब 6,000 10,000 मिलने थे, 6,000 मिल गए, 4,000 डूब गए। कुछ टाइम के बाद आके ये बोले कि भैया मेरे को पैसा ले लो, तो हम ये नहीं बोलेंगे डेटर से पैसा आ गया, हम बोलेंगे जो डूब गया था पैसा उससे रिकवर हो गया। तो दैट टर्म इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा मिल जाए। बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या है? रिसीव मनी फ्रॉम whom whose account is considered as bad debts earlier। जिसको हमने पहले डूबा हुआ माना था उससे पैसा मिल गया, तो इट इज द प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अगर बैड डेट्स लॉस था तो ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो नेचुरल नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज द रेवेन्यू इंक्रीज। क्लियर? तो अब बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं लिखूं रिसीव 2,000 फ्रॉम रोहित, सिंपल 2,000 रुपए रोहित से आया, तो इट इज नॉट बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी तो एंट्री बनेगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर टू रोहित। अगर मैं लिख दूं रिसीव ₹2,000 फ्रॉम रोहित whose account is considered as bad debts earlier, या which was return of bad debts earlier, ठीक है, जिसको हमने बैड डेट्स मान लिया था, तो इसकी एंट्री बनेगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन टू बैड डेट्स रिकवर्ड। Received ₹2,000 from Rohit
which was written off bad debts earlier. ठीक है, ऐसा कुछ दिया हो तो ही वो बैड डेट्स रिकवर्ड है. अगर मैं लिख दूं रिसीव ₹2000 फ्रॉम रोहित, तो इट इज नॉट बैड डेट्स रिकवर्ड. तो हमारी फिलहाल अभी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि डूबा हुआ पैसा मिल गया. टू बैड डेट्स रिकवर्ड. क्लियर? और कैश इज द रियल और बैड डेट्स रिकवर्ड इज द नॉमिनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैश असेट बढ़ रही है और ये हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है. क्लियर? अगर मैं लिख दूं रिसीव ₹5000 फ्रॉम अतुल, ध्यान से एंट्री बनाना. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर टू अतुल, टू बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं. ठीक है, हमारा बच्चा जर्नल एंट्री आना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस में सारे चैप्टर्स इसी पे बेस्ड है. और हमारा आगे चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो अगर मैं जर्नल एंट्री नहीं आती होंगी तो हम करेक्ट एंट्री क्या बनाएंगे, जो बनानी थी. फिर जो हमने गलत कर दी रॉन्ग, फिर हम रेक्टिफाई कैसे करें. तो जिसका अभी भी पिछला टर्म देखो, फर्स्ट टर्म ऑलमोस्ट सबका खत्म हो चुका है, पेपर में सब कुछ आ चुका है, पर जिसको ये चैप्टर नहीं आता वो अच्छे तरीके से कर लो. ठीक है, जिससे कि हम आगे जब नया सिलेबस अभी करेंगे, थोड़े दिन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वीडियो डालूंगी मैं. तो मैं जब कराऊंगी चैप्टर्स तुम्हारे को, आगे एरर्स भी करेंगे जब, तो तुम्हें ये नहीं होगा कि हमें तो जर्नल एंट्री नहीं आती. ठीक है, थोड़ा थोड़ा पिछला भी रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि फुल बुक तो आनी ही है लास्ट फाइनल. क्लियर है? तो आई होप जितने टॉपिक मैं करा चुकी हूँ जर्नल एंट्री में, अभी जर्नल एंट्री में हमारे रहता है. अभी तो मैंने बेसिकली तुम्हारे को मतलब आज वाली वीडियो में बैंक से ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, बैड डेट्स रिकवर कराया है. होप सो नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब कराऊंगी. डेप्रिसिएशन, और फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम, जो चारों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो करेंगे. ठीक है, एक आई थिंक 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी जर्नल एंट्री में, तो तुम्हारा ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो जाएगा. साथ साथ प्रॉपर देखो, वीडियो करो. सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, इसको नोट डाउन करो अपने पास, कि दोबारा जब रिवाइज करना पड़े तो ये ना हो कि बार बार वीडियो चलानी पड़े. तो अपने नोट से रिवाइज करो, और जितना अच्छे तरीके से इसको समझकर खुद करोगे, क्वेश्चंस करो, कोई भी डाउट आता है जरूर पूछो. ठीक है, तो अगर तुम ये खुद करोगे, नोट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ, तो ही वैल्यू है उसकी. अदरवाइज तुम सोचो कि वीडियो जस्ट पढ़ लेंगे, देख लेंगे हम दोबारा बार बार, उससे तुम्हें कुछ नहीं आए. ठीक है, थैंक यू बच्चों.